All right, guys. We'll continue with chapter called redemption of preference shares. And before we start the question again, काम की बात दोबारा से बोली जिसपे कार्तिक को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. We'll try to develop that thing again. But एक चीज clear है. There's a difference between capital structure and finance angle. If my preference shares are redeemed at a premium, so finance means 110 and capital structure means 100. और जो मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखना होता है उसके लिए या तो सीआरआर बनाना है या फ्रेश इश्यू करना है. और फ्रेश इश्यू की सिर्फ फेस वैल्यू कंसिडर की जाएगी अनलेस एंड अनटिल स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट. तब डिस्काउंटेड वैल्यू कंसिडर करी जाएगी. अदरवाइज द कंपनी कैन नेवर इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट. सो फार सो गुड. नाउ बेस्ड ऑन दैट आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करूंगा from exam point of view. Illustration 8 कहता है draft journal entries in the books of the company to record these transactions and prepare the balance sheet as prescribed by the Companies Act. मैंने बैलेंस शीट पे नजर मार ली. डेबिट क्रेडिट पहली बात तो ऐसा कभी लिखा ही नहीं होता बट ठीक है इन्होंने बोल दिया देख लिया. प्रेफरेंस शेयर्स fully called up, fully paid up. Because मैंने एक नोट लिखवाया था we cannot redeem preference shares unless and until they are. मैं साथ साथ वो रूल्स बोलता रहूंगा जो मैंने लिखवाए थे as laid down in section 55 of the Companies Act. Okay, so preference shares are redeemed at premium of 10%. ये लिखा हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा अपना. आपको पता है मैं सबसे पहले एंट्रीज तो लिखता नहीं, वर्किंग नोट बनाऊंगा. मेरे इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. Face value 5 lakh. Premium on redemption 10% means 50,000. Then fresh issue CRR. Then we have capital reserve 1 lakh. We have security premium reserve 1 lakh. And we have journal reserve 2 lakh and surplus 1 lakh. POR is written off against SPR. अब मैं वो बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी ये बुक करेगी कि नहीं, हम देखेंगे. इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ रही बट मैंने शुरू से बोला था इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज assumed दैट कैपिटल रिजर्व इज नॉट रियलाइज्ड इन, यानी उसको मैं सिक्योर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं करूंगा. वो कब यूज करूंगा इफ रियलाइज्ड इन कैश. और उसके मैं कुछ आज एग्जांपल भी आपके साथ इनडायरेक्टली लेने की कोशिश करूंगा. When can we say that my capital reserve is realized in cash? Okay, फिलहाल चलते हैं आगे. But at the same time, capital reserve is not a divisible profit because CRR is created only out of divisible profit. If I recall the last class, by divisible profits we mean those profits which are freely available for distribution as dividend, like statement of P&L, dividend equalization reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund, to the extent there is no liability against them. To the extent there is no liability against them. अब आगे चलता हूँ. Now, it was this. ध्यान देना कार्तिक आपसे आज ज्यादा बात करूंगा. A fresh issue was made to the extent required under Companies Act for the purpose of redemption of debentures. So redemption of preference shares. The shortfall for the purpose of redemption was met by raising a, and we have to maintain a cash balance of 50,000. कहते हैं the shares were issued only to the extent required, यानी issue of shares should be as much as possible or as less as possible. नहीं समझ आ रहा, मैं यहाँ पे एक डायलॉग मारता हूँ.
दादू दादी वाला देखो, उसको ना कंपेयर करना है। मेरी बड़ी सारी चीजें ना रियल लाइफ से रिलेटेड इसलिए होती है ताकि उसको आप कोरिलेट कर सको। घर पे दादू दादी है, दादी सबसे ज्यादा चिक चिक करती है, मैंने देखा है। दादू फिर भी थोड़े फ्री होते हैं। वॉशरूम से बाहर निकलो, पहले ही दादी आवाज लगा देगी, बिजली है शक्ति से व्यर्थ न गवाओ, बाहर आ गए हो तो इसको बंद कराओ। मतलब बाहर आ गया बेटा, लाइट क्यों जल्दी छोड़ दी, बंद कर दे भाई। जब वॉशरूम यूज कर रहे हो तब लाइट चलाओ, नहीं यूज कर रहे मत चलाओ। इसका मतलब जितनी जरूरत है उतनी जलाओ ना, जब आप वहां नहीं हो मत जलाओ। इट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी एज पर दादी, एज मच एज पॉसिबल और एज लेस एज पॉसिबल। समझ आई मेरी बात, मैं जो कोरिलेट करने को कह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या मतलब हुआ कि इशू शेयर्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, भाई जितनी जरूरत है उतनी इशू करो, यानी एज मच एज पॉसिबल या एज लेस एज पॉसिबल, एज लेस एज पॉसिबल। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने हिंट दे दिया कि सबसे पहले सोचो सीआरआर कितना बनाना है, यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग क्रिएट सीआरआर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, क्रिएट सीआरआर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। सो फॉर सो गुड। ये बात समझ आती है। देखो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस है, और फाइनेंस एंगल से क्या कह रहे हैं, अगर पैसे कम पड़ जाएं तो लोन ले लो, बट मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करके चलना है, 50,000। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इधर ध्यान देना। ये मेरा अपना स्टाइल था जो मैं आपको करके बता रहा हूँ पेपर के लिए। मैं गंदा सा ना कैश अकाउंट बना लेता था अपने बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद जब आप बड़े बच्चे बन जाओ, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस विजुअलाइज करके खुद भी निकाल सकते हो। बट अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, मुझे क्लोजिंग भी कितना मेंटेन करना है, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं। यस, क्योंकि कैश अकाउंट बनाने का मतलब ही फाइनेंस है। क्योंकि जब बैंक लोन की बात हो रही है वो तो, जब बैंक लोन की बात हो रही है वो तो पैसे की बात हो रही है। फ्रेश इशू मुझे नहीं पता अभी कितना चाहिए, मैं इतनी जल्दी जंप कर ही नहीं सकता। आई हैव टू वेट एंड वॉच फॉर मेनी थिंग्स। ओके, जितना पढ़ के मुझे जो समझ आया मैंने वो पहले लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाए, फ्रेश इशू या सीआरआर। समझ आ गया ना क्यों, क्योंकि फ्रेश इशू तो मुझे चाहिए एज लेस एज पॉसिबल। तो जैसे ही आपने ये बात समझी, मेरा क्वेश्चन सच में खत्म। यानी मैंने सीआरआर कितना बनाया, तो बताओ फ्रेश इशू कितना करूं। और एक शेयर कितने का दोस्त, 100 रुपीज को, यानी कितने शेयर इश्यू किए। इवन इफ क्वेश्चन कहता है वी आर इशूइंग द शेयर्स एट प्रीमियम, यहाँ पे फिर भी कितने से डिवाइड करूंगा। ये बात याद है ना क्यों, क्योंकि हेयर फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर पर्पस वी आर ओनली कंसर्न्ड विद फेस वैल्यू। क्लियर है कार्तिक मेरी बात। बट आपने मेरी बात नहीं सुनी, जिसका इसने जवाब भी दे दिया। मैंने कहा इवन, सुन लिया बट दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, इवन इफ इस क्वेश्चन में लिखा होता दैट फ्रेश इश्यू इज मेड एट ए प्रीमियम, तब भी यहाँ कितने से डिवाइड करता, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से जब निकाल रहा हूँ तो फेस वैल्यू से डिवाइड करता। नाउ फ्रेश इश्यू 2 लाख का हुआ, मनी इज कमिंग, फ्रॉम शेयर कैपिटल। तो बताओ लोन कितने का लेना पड़ा। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो मैंने बस टाइम पास करना है आपको एंट्रीज दिखा के और बैलेंस शीट बना के। आपने स्टार्टिंग से कैपिटल स्ट्रक्चर से की स्टार्टिंग कहता फ्रेश इश्यू शुड बी मेड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, यानी फ्रेश इश्यू एज लेस एज पॉसिबल। तो पहले फिर किसके बारे में सोचो, फ्रेश इश्यू अगर कम करना है तो पहले क्या बनाओ। तो द मोमेंट यू से सीआरआर, यानी क्वेश्चन किस एंगल से है,
उसके बाद फाइनेंस एंगल से भी है, दोनों एंगल से यहाँ पे, बट फाइनेंस एंगल से कहता है बैंक लोन लेना पड़ेगा। अब जब बैंक लोन लेने की बात हो रही थी साला, मेरे पास यहाँ दो चीजें मिसिंग थी, फ्रेश इश्यू भी मिसिंग था और जब तक फ्रेश इश्यू नहीं पता लगेगा मैं बैंक लोन, तो फ्रेश इश्यू निकालने के लिए मुझे पहले ये जानना पड़ा CRR। क्लियर है मतलब मेरी बात? लॉक कर दो, अब तो बस फिनिश। हाँ, इनकी और मेरी एंट्री एक आगे पीछे चलती है, वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बट मैं अपना वैसे ही करूंगा। वो एक पिक्चर थी जिसमें गाना था, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। यानी अब मुझे अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो बताओ पैसा कैसे कैसे आ रहा है सर। नंबर 1, वी आर इशूइंग और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and then equity share application and allotment account debit to equity share done। then और पैसा कैसे आ रहा है? और कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। अब I will first pass the entry for making the redemption of preference shares due, for which preference share capital is coming in. Premium on redemption for a business is loss, and losses are, and who's the giver? Preference shareholder. Then when I make the payment, preference shareholder is the receiver and my dabba is the last but not the least. POR is a loss, debit, write off करते वक्त क्रेडिट, और किसके अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहा हूं? डन? कार्तिक लिखिए उत्तर। मैं आपको शॉर्टकट में दिखा दूंगा नोट्स टू अकाउंट आप धीरे धीरे, बट इट्स ए रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड। अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं एटलीस्ट 5 की बैलेंस शीट जरूर बनाया करो, इफ नॉट ऑल 10, तभी आपको हैबिट पड़ेगी बच्चों, क्योंकि हर चैप्टर में बैलेंस शीट है ही है। दैट इज द ओनली वे यू विल रिकॉल 12th का वो जो फॉर्मेट था कि कैसे कैसे लिखते हैं ना। अगर हम बात करें लायबिलिटी साइड से, सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख। देखो थोड़ा सा ना स्मार्ट एस भी बनना पड़ेगा। फ्रेश इश्यू कितने का किया? 2 लाख। कितना हो गया? 12 लाख। प्रेफरेंस शेयर तो जा ही चुका है, तो फाइनल उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, रात गई तो मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी? 12 लाख। दिख रहा है बैलेंस शीट में 12 लाख। नीचे नोट्स टू अकाउंट आप दिखाते रहोगे बच्चों। देन कम्स, हमें पता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान देना कितना आएगा? 3 लाख। CRR वो भी तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस, तो कितना आ गया? 4 लाख।
4,50,000. देन कम्स नॉन करेंट लायबिलिटी. अब हम पुरानी बैलेंस शीट भी देखेंगे, बट यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी का तो कुछ है ही, सिर्फ किसका करेंट लायबिलिटी. एज इट इज कट कॉपी 10 लाख. ओह मेरी गलती. हमने बैंक लोन भी तो लिया है. और जब, सॉरी माफ कर दो बच्चों, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, ये बचपन से 11th स्टैंडर्ड से मैं बोलता हूँ, बैंक लोन टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टमेंट टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म. ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड या नॉन ट्रेड. नॉन ट्रेड. ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि वापस एक गधे वाला चैप्टर पढ़ोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें फिर से यूज आएगा वही एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, जो पहले भी पढ़ा हुआ. इसीलिए मैंने अब नॉर्मल और नॉर्मल आइटम का कॉन्सेप्ट सिखाया था. ओके, सो बैंक लोन मुझसे गलती हो गई तो कितना, जो मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखा दूंगा बेटा. देन एसेट साइड. एसेट साइड की जब आप बात करोगे, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, दे ऑल आर माय टेंजिबल एसेट्स. अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स. स्टॉक, डेटर, कैश इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओके, तो ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल. तो डेटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ, एंड कैश इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड. So tangible assets, property, plant, equipment, inventory, trade receivable and cash and खत्म हो गई बैलेंस शीट. और नीचे बस उसने नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाए हैं कि प्रेफरेंस शेयर थे, रिडीम हो गए, इश्यूड कैपिटल 10 की जगह 12,000 हो गई, क्योंकि ओरिजिनल थी 10,000 और फ्रेश इश्यू 2,000 का किया तो टोटल 12. एग्जैक्टली. ऑलराइट, चले आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा, मैंने ये बात आपको बोनस इश्यू की एंट्री लिखवा दी थी बच्चा पार्टी. ओके, और मैंने ये भी बोला था, बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इश्यूड ओनली टू द शेयर होल्डर्स व्हिच आर फुली पेड अप. यानी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट कभी भी बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हिच आर फुली पेड अप. व्हिच आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हिच आर फुली पेड अप. यानी जब तक एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, दे डोंट हैव अ राइट टू रिसीव बोनस शेयर्स. दे डोंट हैव अ राइट टू रिसीव बोनस शेयर्स. नाउ मेरी बारी, आराम आराम से, जल्दी मत करना. 20,000 is the calls in arrear on how many shares? 1,000. सर आपको कैसे पता? देखो भाई, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो जो शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा था, फुल डिफॉल्टर, पार्शियल डिफॉल्टर, मैं तो फुल डिफॉल्टर मांगा, मुझे सपना थोड़ी आएगा. और फुल डिफॉल्टर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाइड विद वैल्यू. नंबर मल्टीप्लाइड विद वैल्यू इज गिवन टू मी एज, नंबर्स नहीं पता, वैल्यू पर शेयर कितनी थी, 20 रुपीज का डिफॉल्ट, इसीलिए मैंने सॉल्व करके नंबर्स निकाल दिए कितने, 1,000. सो फार सो लिख के अभी छोड़ दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है इससे. मीन्स किससे फर्क पड़ता है, आई कैन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स टू बिगिन विद अनलेस एंड अंटिल दे आर फुली पेड अप. अगेन दे आर फुली पेड, दे आर. पता कैसे चल रहा है कि फुली पेड अप? ओए, जैसे इक्विटी शेयर पे कॉल इन अरियर लिखा है, इसमें कहीं लिखा है, अरे सुनो तो सही. और दूसरी बात, यहाँ से लिखा ऑफ 100 ईच, बोला ₹70 कॉल्ड अप, ₹80 कॉल्ड अप, ₹90 नहीं बोला. क्वेश्चन वैलिड है, इसलिए मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, लिखा ही नहीं यार कुछ. ओके, नाउ एसपीआर 5,000 है हमारे पास, जनरल रिजर्व 50 एंड सरप्लस 40. Okay. As per the agreement with the shareholders, the director decided to redeem the shares on 1st April at a premium of 10%. अभी जल्दी मत करना, यहाँ पे क्या होता है, कार्तिक को बहुत जल्दी होती है.
वो क्या करता है, पीओआर यहाँ से माइनस कर देता है 5 और बाकी 5 जनरल रिजर्व या सरप्लस से कर देता है। क्यों भाई, शादी ब्याह है, हो सकता है आगे हम कोई शेयर इश्यू करें, प्रीमियम पे करें, उसका प्रीमियम एटलीस्ट इतना आ जाए कि पूरा पीओआर राइट ऑफ, तो मैं ऐसे कैसे यूज कर लूँ। सो इट्स वेट एंड वॉच डन। तो यहां तक हमने अभी इतना लिख के छोड़ दिया, ये कुछ भी नहीं किया, डन। ओके, अब ध्यान देना कार्तिक, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम, सॉरी इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज, यानी इस बार क्या मिनिमम बनाना है, अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल, क्योंकि सीआरआर या फ्रेश इश्यू उस एंगल से आते ही बात क्लियर हो जाती है कि वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का इसलिए था क्योंकि फाइनेंस के लिए उसने अलग से लोन लेने को बोला था, बट उसने बोला था आप फ्रेश इश्यू टू द मिनिमम एक्सटेंड करो, यानी पहले सीआरआर बनाओ। इसमें इसमें वो कह रहा है मिनिमम रिजर्व मतलब सीआरआर कम से कम बनाओ, यानी अब पहले फ्रेश इश्यू के बारे में सोचो। तो दोनों सीआरआर और फ्रेश इश्यू जब साइमल्टेनियसली वो बात कर रहा है तो इट इज नथिंग बट क्वेश्चन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों मेरी बात, लॉक कर दो, डन। ओके, डिसाइडेड टू यूटिलाइज द प्रॉफिट टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल, यानी सीआरआर कम से कम बनाओ, यानी अब सबसे पहले फ्रेश इश्यू के बारे में सोचेंगे। जैसे पिछली बार सीआरआर पहले बनाया था और फ्रेश इश्यू बैलेंसिंग फिगर आया था, इस बार फ्रेश इश्यू के बारे में पहले सोचेंगे और सीआरआर बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन it decided to sell certain investments whose face value was, जल्दी मत करना, यानी एक इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, हमने उसे खरीद कितने में रखा है, सस्ते में मिल गई होगी, सस्ते में मिल गई होगी। कहते हैं इसमें से जिस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू, मैं उसको बेच रहा हूं, यही कह रहे हैं ना, मैं उसको बेच रहा हूं, कितने पे नहीं पता। द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, और मैंने बचपन से एक गाना गाया है, सबसे पहले ये एक्स निकाल सकते हो, हाँ स्मार्ट ऐसे हो सारे के सारे, आधा तो वो भी आधा, अगर फेस वैल्यू का आधा है तो कॉस्ट का भी, सिंपल मैथ्स, 50 इज हाफ ऑफ 1 लाख, तो उसकी कॉस्ट भी हाफ ऑफ 40, हाफ ऑफ 80। और मैंने बचपन से एक गाना बोला है, 11 से बोलता हूँ, मुझे नहीं पता आपने वो कैसे किया। प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेल वैल्यू विद बुक वैल्यू, सेल वैल्यू विद बुक वैल्यू, मैं बचपन से ऐसे बोलता था। और बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। फिर मैं एक चीज और बोलता था, अब 11th-12th से जो बच्चे एसोसिएटेड होते हैं ना, उन्हें भूल तो जाता है बट याद भी आ जाता है साथ साथ, या जो नहीं भी होते, इफ दे ट्राई टू रिकनेक्ट दे कैन कनेक्ट द डॉट्स। एक लैंड और एक इन्वेस्टमेंट कभी डिप्रिशिएट, तो लैंड और इन्वेस्टमेंट में जो कॉस्ट है वही बुक है। Before I solve it further, I just wanted to discuss one thing, that profit or loss is calculated by comparing sale value with book value. But as far as land and investment is concerned, cost is book value, क्योंकि वो तो कभी depreciate, क्योंकि book value तो होता है cost minus debt formula wise, but इसमें तो debt ही नहीं होती। इसीलिए can I say मुझे 5% का जो लॉस निकालना है वो 50,000 पे निकालना है या 40,000 पे निकालना है। Is this point clear? फेस वैल्यू यूज होती है डिस्काउंट या प्रीमियम वर्ड के लिए, इश्यूड एट ए डिस्काउंट फेस वैल्यू, इश्यूड एट ए प्रीमियम फेस वैल्यू। यहाँ पे बोल रहा है सोल्ड एट ए लॉस, लॉस हमेशा किस पे होता है, बुक वैल्यू पे, which is nothing but cost as far as investment is concerned. So can I say guys, loss on sale of investment, 5% of yes sir, is it fine? अब आगे चलते हैं।
and to issue fresh equity shares at a premium of, ओए सुन, to issue fresh equity shares, क्या कहती है, बड़े बदतमीज हो, ऐसे बात करते हो, issue fresh equity shares at a premium of 20% to finance the redemption. जैसे ही साला ये वर्ड फाइनेंस आया ना, वो कौन सी पिक्चर थी काजोल की, कुछ कुछ होता है, नहीं दे रखा कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट बेची कितने की, 38 की, भाई 40,000 लॉस थी, 2,000 का लॉस, अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, 1,10,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, 1,00,000, और पैसे इस बार उसने बोला कि मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करो, इस बार उसने बोला कि मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करो, तो बताओ, इधर देखो जल्दी मत करना, मैंने यहाँ कोई नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा आपको समझाने के लिए, फ्रेश इश्यू से कितना पैसा आएगा, ये किस एंगल से निकाला है, फाइनेंस। अब जब मैं आपसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पूछूंगा तो आप 72,000 को किस से डिवाइड करोगे, 100 या 120, मेरी मारो इसके मुंह पे 2 थप्पड़, समझता नहीं है लड़का, बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए 100 बोल रहा हूँ, बट इस समय मैं किस प्रोस्पेक्टिव से वैल्यू निकाल रहा हूँ, फाइनेंस एंगल, तो फाइनेंस है तो क्या चाहिए, 100 या 110, 110 बाय 110 आई मीन प्रीमियम वैल्यू, मैंने ऐसे 100 या 110 या 10 या 11, ये मेरा स्टाइल है बोलने का, तो 11 मतलब 110 मतलब प्रीमियम वैल्यू, तो आज इसीलिए सुयश अंकल हम कितने से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हमने कितने शेयर इश्यू किए, आप सुनो, जब तक यहां से ये फ्रेश इश्यू नहीं निकलेगा, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे फ्रेश इश्यू कितना चाहिए वो मैं कैलकुलेट, क्योंकि जब तक मैं फ्रेश इश्यू कैपिटल स्ट्रक्चर वाला नहीं लिखूंगा मैं सीआरआर कैलकुलेट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का प्री रेक्विजिट था सीआरआर टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल, सीआरआर टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल, इसीलिए अब जब यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 600 इंटू 100, और मुझे पता लग गया मुझे सीआरआर चाहिए, बैलेंसिंग फिगर कितना, जल्दी नहीं कर रहा, ये मैंने लिख के छोड़ा 40,000, कोई दिक्कत। दूसरी बात, आपने 600 शेयर किस पे इश्यू किए, ये भी बातें क्यों जाननी है अभी देखोगे आप, इधर देखो, प्लस फ्रेश इश्यू, 600 शेयर पे कितना प्रीमियम आया, वो अभी अब कर लूंगा, देखो अब सच्ची बात बताऊं, अब अगेन क्वेश्चन ओवर, मेरा जो मेन चीज समझाने वाली थी, दोनों में कैपिटल स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, बट पिछले क्वेश्चन में शेयर्स भी कैपिटल स्ट्रक्चर से निकाले, बट इस बार शेयर्स फाइनेंस एंगल से निकाले, क्यों, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन निकालने की थी, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस वे में मूव ऑन करना है विद द क्वेश्चन। अब मेरा पीओआर कितना है, 10,000, मेरे वर्किंग नोट फर्राज रेड, लिख लिया, इसमें से जो भी लिखना था, कार्तिक, सुयश, रिदेव, एक सेकंड, भगवान उठा ले, ओके, नंबर 1, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़,
इन्वेस्टमेंट बेची, मनी इज कमिंग, लॉस कितने का हुआ था, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, नंबर 2 फ्रेश इश्यू कितने का किया है, 600 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। अब देखो प्लीज सुनना, देख लेना, आप देखोगे बुक के अंदर कभी वो कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। जैसे मनी इज कमिंग, शेयर्स आर गोइंग, दैट टू एट अ, यानी वो जो हम करते हैं ना, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम, क्लब करते हैं, एक ही एंट्री लिखती है, क्योंकि एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो कैंसिल ही हो जाना है पुत्र, क्योंकि एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कैंसिल ही हो जाएगा पुत्र। तो आप ये भी कर सकते हो पेपर में अगर आप जल्दी में हो। सबको पता है पैसा कितना आया था, 72। फेस वैल्यू और एसपीआर, हो गया पैसे का जुगाड़। अब चलो सीआरआर भी बना देते हैं, अब सीआरआर भी बना देते हैं। और इस बार सीआरआर कहां से बनेगा बेटा, सर प्लीज इधर देखो, सर पूरा जनरल रिजर्व यूज कर लो, 40 इकट्ठा यूज हो जाएगा ना सर, 38 सरप्लस कर लो, 2 जनरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपका मन करे, बिकॉज बोथ आर माई डिविजिबल प्रॉफिट्स, बोथ कैन बी यूटिलाइज्ड। तो मैंने इस बार ये किसमें से बना लिया, क्योंकि टोटल अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस विल रिमेन सेम, उसमें तो कोई फर्क आना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआर। अब प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम कर देते हैं, नाम क्या था प्रेफरेंस शेयर का, 12%। आपका ये क्वेश्चन इन्होंने काट के छोटा कर दिया है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे एक और चीज है, मिल गई ना, वही मैं कह रहा था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हाँ वो मैं मिस नहीं कर रहा था, ये मेरा स्टाइल है, मैं भी सोच रहा था मैंने क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ क्या लिखा है वर्ड, थांबा, बोले तो वेट, मराठी में थांबा इज वेट। तो आफ्टर रिडेम्पशन, मैं पहले रिडेम्पशन की फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर लो, उसको पढ़ के क्यों परेशान हो, ना खुद होना है ना आपको करना है, वही कर रहा हूँ मैं। 12% preference share capital debit, premium on redemption account debit to कितने 1 लाख थे ना, हाँ डन, ओके। यहाँ पे ना एक लाइन मुझे दिखी जल्दी जल्दी में, ये देखो, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स आर, पता नहीं मर गया, मिट्टी पाओ, क्या करना है पता नहीं, बट भाई देखो, मेरे को नहीं पता वो बंदा आएगा, मर गया, जिंदा है, उसके माँ बाप पैसे मांगने आएंगे, मेरे को तो उसके बारे में नहीं पता। मुझे तो क्या कहते हैं वो पंजाबी में ना, जुगाड़ करके चलना, मैं तो अपना फुल जुगाड़ करके चला हूँ कि मुझे कितने पैसे देने हैं, 1 लाख 10। बट जब पैसे देने की बारी आई गाइस, जब पैसे देने की बारी आई और जो मैंने चेक इश्यू किए,
ध्यान देना, प्लीज जल्दी मत करना। टोटल कितने पैसे देने थे? 1,10,000। ध्यान देना बेटा। कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? 1000। यार 1,00,000 रुपए शेयर कैपिटल थी, 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल शेयर होल्डर कितने थे? 1000। तो मुझे 1000 को ही देना था ना, बट 1000 में तो 100 लोग तो मिल नहीं रहे, तो पैसे लेने कितने लोग आए? 9। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे कुछ बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज करते हैं, सर ये इधर देखो, सर ये जो कैश अकाउंट बनाया आपने यहाँ कितना लिखा है? मैंने कहा ये रफ कैश अकाउंट था, जो किस लिए था, आप बच्चों की लैंग्वेज में बोलूं तो, कि जुगाड़ कितने का करके चलना है। वो एक्चुअल में लेने नहीं आए, बात अलग है, बट मुझे तो जुगाड़ करके चलना पड़ेगा, तो ये जुगाड़ कितने का चाहिए, मतलब हाउ मच मनी आई नीड, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था। तो फिर लेकिन फ्रेश जो चेंज नहीं होता है, हाँ फ्रेश इशू चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि हम क्यों चेंज हो जाएगा? मुझे तो पैसों का इंतजाम करके चलना, अगर वो मांगने आ जाता तो क्या मैं बेइज्जती खराब कराता? अब वो नहीं आया ना, सही हम रेडी। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ना, आपने सुना होगा, पंजाबी में सबसे ज्यादा कहते हैं, घूमने जा रहे हो 10 लाख का खर्चा, 11 लाख रुपए लेके जाओ। कम नहीं पड़ने चाहिए, ज्यादा हो जाए भले ही। वही हमें पता है, हमें कम से कम 1,10,000 देने, तो 1,10 का जुगाड़ करके चलो, अपने पास पैसे रख के चलो, सामने वाला नहीं आया मेरी गलती थोड़ी है, मेरी नीयत साफ है, मैं देने को तैयार हूं, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं डिक्लेयर करूंगा अपने आप को। 9। और हर एक डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, 100 या 110? 110, क्योंकि 100 रुपए वाला है, प्रीमियम ऑफ 10 था ना, इसलिए आपने पेमेंट कितनी? तो ये वाली एंटिटी का कौन सी? ये कंटेंट का हाँ ये नहीं करनी ना, क्योंकि वो तो मांगने ही नहीं आए, वो मांगने ही नहीं आए। एक्चुअली मेरे को उसी में अमाउंट चेंज करनी थी, तो आई थॉट मैंने लिखी ही नहीं अभी तक, माय बैड। एंड दिस इज द रीजन, जब आप मेरे साथ अभी बैलेंस शीट बनाओगे नाउ, 11,000 इज शोन एज कैश इन द बैलेंस शीट। हमारे रफ वाले कैश अकाउंट में तो बैलेंस क्या था? नील, क्योंकि हमें कोई बैलेंस मेंटेन ही नहीं करना था। बट आज 110 की जगह पेमेंट कितनी हुई, इसीलिए तो कैश में कितने पैसे बच गए। तो जब आप अब मेरे साथ अभी बैलेंस शीट बनाओगे, आप देखोगे उसमें आप ₹11,000 को क्या दिखाओगे? फिर ये जो पुराने वाले वो है प्रेफरेंस शेयर, तो सारा नहीं हटेगा। वो हम मिलके बात करें, पहले एक एक करके। यहाँ तक क्लियर है? देखो जी, जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इनडायरेक्टली जवाब दे रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो पूरी हटेगी, बट जो पैसे अभी भी देना बाकी है वो किसको देना बाकी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। So that will become my liability. But under which head? Other current liability. Why other current liability? Because मुझे क्या पता वो कब मांगने आ जाएगा, मेरी तरफ से पैसे ड्यू है, वो लेने नहीं आया, जब आएगा मैं दे दूंगा। So from my point of view, I am willing to pay it the moment preference shareholder approaches me कि भाई मेरे पैसे दे। वो जो होल्डर अभी मिल नहीं रहे, या उसके मम्मी पापा को एक प्रूफ दिखा के बोल दे कि जी उसकी तो डेथ हो गई, हम उसके बदले पैसे लेने आए, ये लो हमने तो देने थे, तो वो 11,000 आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो पूरी हटेगी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से एज अदर करंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा कितने का? 11,000 का। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट 110 से हुआ है और डेबिट 99 से हुआ, तो 11,000 अभी भी देना बाकी। सो फार सो, यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट एजम्पशन इस क्वेश्चन की जो हमें इनडायरेक्टली कैरी ओवर करनी है, और चाहे बेशक जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी वहां पे आप लिख भी लेना। अब जरा ध्यान से देखते हैं गाइस। आफ्टर रिडेम्पशन द बोर्ड डिसाइडेड टू इशू 1 बोनस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर एवरी 5 शेयर है। अब मैं
इतना जानता हूं, मेरे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? 2000, नहीं 2 लाख डिवाइड बाय 100, 2000, और उसमें से 1000 ट्रेसेबल, सॉरी 1000 ने डिफॉल्ट कर रखा है। कॉल दिन अरियर बेटा, नहीं समझ आ रहा, मैं लिख के बताता हूँ आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बच्चा? 2 लाख थी ना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने? कॉल दिन अरियर कितना है? और हर शेयर पे डिफॉल्ट कितना है? लिखा हुआ है ना, कॉल दिन अरियर एट द रेट 20 ईच। अब आप थोड़ी देर के लिए डिफॉल्टर बन जाओ और अपना ना, ये मैं आपको एजम्पशन का लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए कार्तिक आप बन जाओ कि कंपनी ने टोटल 2000 शेयर इश्यू किए थे, उसमें से आप या फिर आप अपने ऊपर बात ले लो, या आप वो लोग हो जिन्होंने अभी तक 20 रुपए नहीं दिए, यू गाइस आर इन माय डिफॉल्टर लिस्ट। कंपनी बोनस इश्यू कर रही है और तीनों के तीनों को पता है, इट्स अ रूल दैट जिसने पूरे पैसे दे रखे हैं उसी को बोनस इश्यू, उसी को फ्री बोनस मतलब फ्री, उसी को बोनस शेयर्स मिलेंगे, बाकी किसी को। तो आप भागते हुए मेरे पास चेक लेके आओगे कि हमारे पैसे ले लो, और ले लो कॉल दिन अरियर हम देने को। ये assumption है, क्योंकि आपको पता है 20,000 देते फ्री में और शेयर मिल जाएंगे, जिसके लिए मुझे कुछ देना भी नहीं, और ये तो मैंने आज भी देना है, और भाई कॉल्स का पैसा तो आज भी देना है और कल भी देना है, इफ आई वांट टू कंटिन्यू। नहीं कंटिन्यू करना, मेरी बैंकरप्सी होगी, बात अलग है, बट इफ आई रियली वांट टू कंटिन्यू तो आज भी देना है, और आज ही देके खत्म कर, बोनस इश्यू भी मिल जाएगा, नहीं तो बोनस इश्यू नहीं मिलेगा। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इन नंबर्स का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इनडायरेक्टली अगर कंपनी बोनस इश्यू कर रही है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, हम एज्यूम करेंगे वो अपना डिफॉल्ट का पैसा पे करने को तैयार है, वो गाना गा रहे हैं तैयार है हम, तो हम भी तैयार हैं क्या, वो देने को और हम लेने को। सो व्हाट इज कमिंग इन? कैश अगेंस्ट तो मैं एंट्री देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in arrears, बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in arrears। क्या कहता है क्वेश्चन? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मेरी बात, वो तो आप ठीक बोल रहे हो, मुझे बस थोड़ी सी बात और बतानी है आपको। ओल्ड इक्विटी शेयर्स कितने थे? फ्रेश इश्यू कितने थे? सर लेकिन फ्रेश इशू हम प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं तो भी करते हैं। उसने इक्विटी बोला यार, मैंने तभी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे रुकना, ओके और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है इश्यू मींस इक्विटी, जब तक वो वर्ड रेफरेंस ना हो। डन? तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड हैं कितने? ये भूल जाते हैं हम, हमें बोनस इश्यू निकालना तो आता है बट हम 2000 पे निकालने बैठ जाते हैं, क्योंकि निकालना कितने पे है? 26 सो 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 एंड हाउ मेनी आर हेल्ड? तो बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 2600 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें बोनस इश्यू कितने का करना पड़ेगा? 72,000। आई रिपीट, हमें बोनस इश्यू कितने का करना पड़ेगा? 72,000।
मेरा मैथ्स ठीक है क्या? हाँ मेरा मैथ्स ठीक है। 52,000 5 5 द 25 मैं 5 7 द 25 कर रहा था नालायक माफ नहीं मैं। सो 52 मतलब 520 ऑफ 100 each। अब बोनस इशू की एंट्री मैंने सिखाई थी, जल्दी मत करना। सबसे पहले क्या यूज करते हो, कितना है? यानी जो आज आपने सीआरआर बनाया वो आपने किस में यूज कर लिया, उसके बाद आप किसे यूज करते हो? कितना बचा हुआ था 7, तो वो भी आपने किस में यूज कर लिया, बोनस इश्यू में। इसके बाद अब क्या यूज करो, सर जनरल रिजर्व करो, सरप्लस करो, कैपिटल तो है ही नहीं ना इसमें। ही इज राइट एक्चुअली बट वो तो है ही नहीं। तो अब मैं क्या यूज करूं, जनरल रिजर्व, सरप्लस, सर कुछ भी, आपकी बुक जो मर्जी करे, बट आप पेपर में कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट ये ना बाय डिफॉल्ट मैंने देखा है बोनस इश्यू जब भी आता है ये लोग क्या यूज करते हैं, जनरल रिजर्व पहले और सरप्लस बाद में। सो फार सो गुड। जल्दी मत करना, एक गंदी सी ड्राइंग बनाई है क्योंकि बाद में बैलेंस शीट के वक्त मुझे वापस चाहिए चीजें। ये क्यों मैंने बोनस इशू बोनस इशू बोनस इशू लिखा है कि जनरल रिजर्व में से 5,000 मैंने बोनस इशू का, इसमें से 7 बोनस इशू का, इसमें से 40 यूज किया है क्योंकि मुझे अपनी एंट्री कंप्लीट करनी है। मीनिंग देयर बाय सीआरआर डेबिट, एसपीआर डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। सो प्लीज मुझसे लड़ना मत अगर आपकी बुक सरप्लस यूज कर रही है तो। 2 bonus issue and then bonus issue to, बोलो 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 ना, बोनस इश्यू टू इक्विटी शेयर। क्या पता लल्ली, यहाँ पे मुझसे एक गलती होगी, प्लीज बच्चा समझ के माफ कर दो। मैं बताता हूँ क्या, ये एंट्री नंबर 5 थी ना, इसके बाद पहले आपके पास एक एंट्री आएगी, इधर देख लो बच्चों, एंट्री नंबर 6 कौन सी, पीओआर को राइट ऑफ करने की, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। एसपीआर अकाउंट डेबिट, वो पूरा एसपीआर से ही किया था, टू पीओआर। फिर 7वें नंबर पे ये एंट्री और 8वें नंबर पे ये एंट्री। बैंक टू कॉल इन अरियर तो मैंने लिख दी थी ना एंट्री, सॉरी नंबर गलत कर दिया, ये फिर 8 कर दो, ये 9 कर दो, ये 7 कर दो। हालांकि सारी एंट्री सेम डेट पे, बट ये मेरा ऑर्डर इसके लिए चलता है ताकि मुझे भी याद रहता है कि पहले मैंने रिडेम्पशन का पूरा काम एंट्री नंबर 6 तक खत्म किया, एंट्री नंबर 7 पे बोनस इश्यू शुरू करने से पहले कॉल इन अरियर ले लिया, फिर बोनस इश्यू कर दिया ताकि फ्लो में चलता रहे। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? इन्होंने एग्जैक्टली वही यूज किया इस बार जो मैंने किया। एनीवेज आप बैलेंस शीट की बात कर लें फटाफट से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 2 लाख। 180 मत बोलना क्योंकि कॉल इन अरियर अब हमने ले लिया है। 2 लाख प्लस नए वाले 60,000, 260 प्लस बोनस इश्यू 52,000। 2 लाख का शेयर कैपिटल पुराना पूरे का पूरा, 60 का फ्रेश इश्यू फेस वैल्यू वाइज और 52 का बोनस इश्यू। दिख गया 3,12,000। इधर आ जाओ बच्चों, सीआरआर खत्म बोनस इश्यू में चला गया, एसपीआर खत्म बोनस इश्यू में चला गया, जनरल रिजर्व कितना बचा और सरप्लस, तो टोटल ट्रेड पेबल में कोई चेंज हुआ नहीं था, वो कट कॉपी पेस्ट आ गया होगा। और वो जो मैं बता रहा था, यस मैडम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 11,000 एज अनट्रेसेबल वाला विल कम अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटी। तो ये जो लिखा हुआ है
दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मनी विच इज ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो ये नोट्स पे कौन में लिख के बताया वो कितने रुपये होता है डन। और वाई करेंट लायबिलिटी, क्योंकि मुझे क्या पता वो कब ऑलराइट। देन कम्स बच्चों आपकी एसेट साइड। एसेट साइड में तो आपको पता ज्यादा कुछ है ही नहीं आपके पास। प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेस्टमेंट किस में चला जाएगा आपका, टेंजिबल एसेट में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलग से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेड आ जाता है, अच्छा थोड़ी सी थोड़ी सी वही 40 स्टॉक इन्वेंट्री में चला गया, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में चला गया, और वो जो 11,000 का कैश बच गया कैश एक्विजिशन। थर्टी वन कैसे आया? अच्छा मेरा मैथ्स वीक है, बताता हूँ कैसे। ये मेरा रफ कैश था, माय बैड, मैंने कहा था ना आज मैं कुछ गलतियां कर सकता हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था गाइस? फ्रेश इश्यू कितने का आया था? कॉल इन अरियर के कितने पैसे मिले थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल में कितना पैसा दिया? इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आया था? ये मेरा फाइनल कैश है, इसीलिए वो 31। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? कर दिया बच्चों। आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो उधर, मेरे को 2 मिनट का ब्रेक दे दो।